तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ आपको डॉट डॉट दिया है, यानी किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। तो यानी दोस्तों किसके अनुसार, यानी ऐसा किसने सिद्धांत दिया था, बालक का जो विकास होता है वो आनुवांशिक यानी जेनेटिक और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो दोस्तों किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास जेनेटिक और इन्वायरमेंट यानी उसके वातावरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ साथियों आपसे जो दूसरे वाले में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुख्य अधिकारी वाला ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों मुख्य अधिकारी ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, तो पीयूष, इसमें कौन सा ऐसा नाम है जो अधिकारी बन सकता है, तो भाई पीयूष ही अधिकारी बनेगा। तो यहाँ पर ये आपके दिमाग में बना रहेगा। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे एक साथ हार्मोन्स को दोस्तों, ये बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। तो दोस्तों इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ तीसरे वाले में अगर, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे इंग्लिश से दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यह पर्सनालिटी टेस्ट का दोस्तों एक विधि है जिसमें व्यक्ति के पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है। कैसे, उसको एक इमेज उसके सामने रखा जाता है और बताया जाता है कि आप इस इमेज को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसकी पर्सनालिटी उसके हिसाब से जज करते हैं। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी, मरे के द्वारा। इसको कैसे याद करेंगे, कोई मर जाता है तो हम लोग कहते हैं वो टाई फिश हो गए, तो यहाँ TAT है तो इसको टाई समझ लेना, और टाई फिश मतलब मर गए। तो मरना यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे ने किया था। आगे यहाँ पर हम लोग चौथे वाले में अगर देखें, तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है साथियों, चौथे वाले में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, यानी सर्वाधिक उपयोगी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा वांछनीय है, तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा साथियों, चौथा का ऑप्शन नंबर आपका बी, वैधता यानी लीगलिटी। तो ऑप्शन नंबर यही बी हो जाएगा। वैधता जो होती है किसी उपकरण को मापने के लिए सर्वाधिक वांछनीय होती है। जैसे वैधता मतलब इसको लीगल है, जैसे आप कोई इंची टेप ले रहे हैं, किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तो क्या आप वो लीगल है कि ऐसे ही कोई बना दिया है, तो वही होता है दोस्तों लीगलिटी। यहाँ पर हो जाएगा वैधता, किसी चीज़ को मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। आगे जरा हम लोग यहाँ देखें, पांचवें वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है बहुत ही गजब का प्रश्न है, इतना अच्छे से बताएंगे कि आपको भूलेगा नहीं। देखते हैं, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो बुद्धि लब्धि को ही दोस्तों इंग्लिश में IQ कहा जाता है, और मैं आपको IQ के बारे में बताया था। IQ दोस्तों एक तरह का, जिस व्यक्ति का IQ ज़्यादा होता है वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा वो जो है मतलब उसकी बुद्धि ज़्यादा बताई जाती है। तो ये IQ का फार्मूला निकालने के लिए आपको बताया था कैसे निकलता है, यानी व्यक्ति का मेंटल एज यम में बटे उसकी रियल एज। मेंटल एज का मतलब वो किस उम्र की तरह सोचता है, रियल एज मतलब उसकी वास्तव में उम्र कितनी है। इसमें हम 100 से गुणा अगर कर देते हैं तो यही आपके IQ का फार्मूला ऐसे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे IQ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेंटल एज से है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रियल एज से है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे, बौद्धिक आयु में यानी बौद्धिक आयु में जो बुद्धि लब्धि है यानी IQ है, वह बौद्धिक आयु यानी मेंटल एज में व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा संबंध है। नहीं भाई, यहाँ आप देख रहे हैं मेंटल एज से सीधा संबंध है, तो ये गलत हो गया। कालक्रमा, ये क्या लिखा है दोस्तों, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो यहाँ रियल एज जो होती है इसी को ये कालानुक्रमिक आयु कह रहे हैं। तो नहीं मेरे भाई, इसे उल्टा संबंध है यानी अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित है, यस, ये कालानुक्रमिक आयु मतलब ये रियल एज, इससे यह उल्टा संबंधित है, यही वाला आपका उत्तर हो जाएगा, जबकि ये भी गलत है। तो सी वाला आपका सही है, बुद्धि लब्धि के संबंध में। समझ गए आप दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा होगा, आपको 9th में 11th में पढ़ाया गया होगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पृथक पृथक समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति
बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अलग अलग समजाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति उनके जो बच्चों की अभिवृत्ति का मतलब जिसे इंग्लिश में हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, तो इनका एटीट्यूड किस पर किस पर आधारित होता है? उनके अभिभावकों पर आधारित होगा। उनके अभिभावक यानी जो उनके गार्जियन होते हैं उन्हीं के चित्तवृत्ति पर ये आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है मेरे भाई, आपका जो एटीट्यूड होगा आपके गार्जियन के ही जैसा होगा ना, कि आपके दोस्तों के जैसा थोड़ी ना होगा, आपके साथ जो पढ़ते हैं उनके जैसा थोड़ी ना हो जाएगा, जो दूरदर्शन के प्रभाव होता है उस पर थोड़ी ना होगा, सहोदर के उसके साथ थोड़ी ना होगा, गार्जियन के ही भाई अनुसार व्यक्ति का एटीट्यूड होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 7वें वाले प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है, मनुष्य की बुद्धि जो होती है ना, वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, यानी आगे की पीढ़ियों से मेल जोल खाती है। तो यहाँ पर आपको डॉट डॉट दी है, यानी किसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो भाई यह जूनियर का है तो थोड़ा प्रश्न लेवल का भी होगा। तो दोस्तों ये किससे हो जाएगा? किससे? वातावरण से संबंधित। तो यानी ये वातावरण डिपेंड करता है कि वो बच्चा जो है किस इन्वायरमेंट में रह रहा है और वह मतलब इस तरह का है। तो यहाँ पर वातावरण डिपेंड करेगा, यानी वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त का निर्माण करता है, न कि क्षेत्र करता है, मौसम जलवायु नहीं, वातावरण। यानी स्वाभाविक सी बात है, आप जिस माहौल में जैसा रहेंगे उसी तरह ढल जाएंगे, यही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यानी सृजनशीलता का मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ नया करना। तो कुछ नया करना मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह उसकी एक परिभाषा बता दिए। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो को, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको कैसे याद करेंगे? कौवा जो होता है हमेशा कुछ नया हरकत करने की कोशिश करता है, तो क्रो एंड क्रो सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी। तो आप ऐसे समझ जाइएगा। सीखने की प्रक्रिया में यानी लर्निंग के प्रोसेस में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो दोस्तों सीखने का स्थानांतरण 3 तरह का होता है, आपसे बता दें, आपको कभी भूलेगा नहीं। सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये सकारात्मक क्या है दोस्तों? सीखने का स्थानांतरण, कोई आपने कुछ सीखा है और कुछ आगे, अगर मान लीजिए पहले आपने कुछ सीख लिया है और आगे अगर कुछ सीखते हैं तो ये पिछला वाला इसमें काम देता है, तो इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने साइकिल सीख लिया, मोटरसाइकिल सीखेंगे तो साइकिल वाला उसमें काम देगा, तो ये सकारात्मक हो गया। नकारात्मक में क्या होता है? जो आपने पहले सीखा फिर कुछ बाद में सीख रहे हैं, तो ये पहला वाला दोस्तों इसमें ये काम नहीं दे रहा है, तो इसे हम लोग नकारात्मक बोलते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में टाइप सीख लिया है, टाइपिंग, और आप इंग्लिश में सीखने जा रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसका उदाहरण ये। शून्य का क्या मतलब होता है? आपने पहले कुछ सीख लिया और बाद में कुछ सीखने जा रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव यानी शून्य प्रभाव डालती है। आपको इससे कोई मतलब, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यही है सीखने का स्थानांतरण 3 तरह का। चले हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ दोस्तों आपसे 10वें वाले में जो पूछा जा रहा है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो दोस्तों बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये बताए हैं कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है। मातृभाषा में मतलब जो वो बच्चा जो माँ बाप की भाषा सुनकर बड़ा हुआ है वो मातृभाषा है। तो यह क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि दोस्तों जब मातृभाषा में उसे शिक्षा दिया जाएगा ना, तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में बहुत सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देखते हुए कुछ लोग घर से बाहर जाते हैं, मुंबई गुजरात दिल्ली वगैरह में परिवार लेकर रहने लगते हैं, तो अपने बच्चों को भोजपुरी नहीं बोलने देखते हैं, ऐसा लगता है भोजपुरी उन्हें काट लेगी। तो वो एक तरह का फैशन दिखावा करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मातृभाषा पर हम जो कुछ सीखते हैं ना तो हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, हम उसे प्रैक्टिकली सीख पाते हैं। आगे देखें जरा हम लोग यहाँ पर, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, यानी आपके क्लास में आने से संकोचाता है, नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? तो मेरे भाई उससे आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, नहीं ये भी तो गड़बड़ है, ऐसा करेंगे तो पछड़ जाएगा। जिन प्रश्नों को उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं को पूछेंगे, ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई, नहीं तो फिर क्लास का माहौल ख़राब हो जाएगा।
कि जो वह चाहता है सिर्फ वही करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसमें वह उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास पात्र बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपसे पूछा जा रहा है ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर ये भी गलत है, स्वाभाविक सी बात है, एलिमिनेशन से हमने पता कर लिया ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी केवल उससे तभी प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। जी ऐसा यही हो जाएगा सही उत्तर, इसका एग्जैक्ट उत्तर यही होगा। यानी आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके अनुसार उत्तर देंगे, आप उसको बैठाए रहेंगे, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जब आप उसको लगेगा तो अपने आप उत्साहित होकर खड़ा होगा, तब आप उससे पूछिए प्रश्न। तो ये है दोस्तों इसका सही उत्तर। आगे हम अगर 12 वाले में देखते हैं साथियों, तो 12वें वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो एरिक्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो एरिक्सन, इसमें देख रहे हो सन है ना, सन मतलब बेटा होता है। हर एक माँ का बेटा, हर एक बाप का बेटा वो सामाजिक सिद्धांत बहुत ज़्यादा बनाता है, यानी समाज में बहुत ज़्यादा जुड़ता है। तो बेटा ही जुड़ता है, बेटी थोड़ी नहीं जुड़ती है। तो आपको यहाँ सन देखते ही मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ देखिए थार्नडाइक साहब आ गए, यही बिल्ली पर प्रयोग किए थे। थार्नडाइक का सिद्धांत, त्रुटि अभ्यास का नियम दिए थे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और जितने भी इन्होंने सिद्धांत दिया है व्यवहारवाद पर डिपेंड करता है इनका। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी में आता है, मैंने पहले बताया। तो ये व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आता है इनका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खास करके वो प्रैक्टिकली में आ जाता है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग, इसी इन्हें थार्नडाइक को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, आपसे कई एक बार प्रश्न पूछा है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो यही थार्नडाइक साहब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 14 वाले को। बहुत अच्छा प्रश्न है क्रिएटिविटी से, अभी ये क्रिएटिविटी आया था तो उसी आधार पर ये है। यानी सृजनशीलता यानी क्रिएटिविटी की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। तो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण यानी क्रिएटिविटी के लिए एक चिंतन के द्वारा उसका टेस्ट करने का निर्माण किसने किया था, तो टॉरेंस ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या हम लोग 15 वाले को देखते हैं। बड़ा ही गजब का प्रश्न है ये, कई बार ये भी पूछा गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो सूजन शास्त्र के पिता यानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों गाल्टन को कहा जाता है। गाल्टन को सूजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम सब के पिता हमारे लिए गार्जियन होते हैं, ऐसे सूजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, गाल्टन को। तो यानी जैसे ही पिता आए, पिता क्या होता है, ये गार्जियन होता है। ग से गार्जियन, ग से गाल्टन, तो आपको यहाँ याद हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर देखें 16 वाले में, तो मनोविज्ञान शाला यहाँ पर आपसे पूछा रहा है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो यही दोस्तों हम जहाँ रहते हैं इलाहाबाद, यही इलाहाबाद में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका हो जाएगा, इलाहाबाद में। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 17 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंध में निहित क्या है। तो इस प्रकार के अनुबंध में दोस्तों ये कौन सा अनुबंधन है, यह जो है अनुक्रिया सामान्यीकरण है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तो अनुक्रिया सामान्यीकरण का मतलब ये होता है, आप एक बार अगर ऐसे सोच लीजिए मोटा मोटा, आप एक बार दूध से जल गए तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, ये इसी का मतलब ये है। अनुक्रिया सामान्यीकरण का मतलब यही है। जैसे कोई बच्चा एक बार, किसी बच्चे को एक बार काला सांड ने मार दिया, उसके बाद वो कोई भी चीज़ काला देखेगा उसको वही याद आएगा। काला बिल्ली दिखेगा, काली गाय देखेगा, काली भैंस देखेगा, उसे लगेगा कि ये वही है जिसने हम पर एक बार हमला किया था। तो जैसे आप एक छोटा, आप देखते हो ना, एक बार हॉर्न आप सुन लेते हो, तो क्योंकि आपने इतना बार हॉर्न सुना है, कोई आपसे पीछे से हॉर्न बजा दिया तो आप समझ जाते हैं कोई गाड़ी आ रही है। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा इंडिकेशन आपको मिल जाता है जिससे पुराने आधार पर आप एज्यूम कर लेते हो हाँ ऐसा ही है। तो इसी को अनुक्रिया सामान्यीकरण कहा जाता है। तो समझ गए आप। तो आगे चले हम लोग यहाँ देखते हैं 18 वाले में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से शिक्षा हमारे संविधान के में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A जोड़कर यह बताया गया कि अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के माध्यम से मौलिक अधिकार यानी
मतलब इसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न दिया है, कंसेप्चुअल है, ये भी कई बार पूछा गया है। संघनन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो दोस्तों मेमोरी का करता है, स्मृति का करता है। कैसे? आप ऐसे सोच लो ना, हमारे ये धरती से, पृथ्वी से जो भाप बन के, पानी भाप बन के वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में गैस के रूप में वही भाप रहता है। फिर थोड़ा हवा ठंडी होती है तो ये सारे भाप सिकुड़ कर एक जगह इकट्ठे होकर पानी बन जाता है। तो यही होता है दोस्तों, यही होता है हमारे मेमोरी में। हमारी मेमोरी में बहुत सारी सूचनाएं हैं। जब हमें किसी मुद्दे पर काम करना होता है, किसी पर अपनी बात रखनी होती है, तो उससे संबंधित सारी सूचनाएं हमारे दिमाग में इकट्ठा होने लगती हैं। जैसे मोदी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अभी हमें कहा जाए कि मोदी के बारे में कुछ बोलिए तो फटाफट हमारा दिमाग जो है उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेगा। हाँ, रुपया गिर रहा है, ट्रम्प धमका रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल सब आपको याद आ जाएगा। तो यही है दोस्तों, स्मृति से संबंधित है। जब भी आपके सामने संगणन का सिद्धांत आए तो स्मृति। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, याद रखे रहेंगे। आगे देखें हम लोग यहाँ 20 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है चिंतनशील सोच। चिंतनशील सोच क्या होता है दोस्तों? किसी मुद्दे पर गहराई से सोचना, तर्क वितर्क करके, वही होता है चिंतन सोच। तो चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो दोस्तों जॉन डीवी ने किया है। तो जॉन डीवी को ड्यूवी भी बोला जाता है। तो यहाँ जॉन डीवी, इनका असली नाम दोस्तों जॉन डीवी है। तो यहाँ पर इनको याद रखे रहेंगे, भूलेंगे नहीं, जॉन डीवी। तो अगर आपको जान देना है तो आप चिंता करिए। तो इसीलिए जो चिंता करते हैं, कहा नहीं जाता है बहुत चिंता कर रहे हैं अपना जान गंवा बैठेंगे, यानी अपना जान दे देंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ से याद कर लेंगे चिंतनशील सोच, जॉन डीवी, यानी जान दे देंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग यहाँ देखते हैं 21 वाले में। तो बड़ा ही गजब का आपको प्रश्न दिया गया है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसा होता है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए। कैसा ये मूल प्रवृत्त्यात्मक आखिर क्या होता है? शैशवावस्था, जैसे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, तो उसको मान लीजिए भूख लगेगी तो रोने लगेगा, गीला पीला हो जाएगा तो रोने लगेगा, कोई दिक्कत होगी तो रोने लगेगा। तो यानी उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो रोकर अपनी समस्या को बताना चाहता है। जब उसका काम हो जाता है तो मतलब चुप हो जाता है। तो यही होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। लेकिन हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जैसे कहीं गए, ठोकर लग गया हम लोगों को, तो बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी नहीं रोएंगे, कि अपनी दर्द को संभाल लेंगे, अंदर ही अंदर रोएंगे, लेकिन बाहर नहीं रोएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी मूल प्रवृत्तियों को अंदर ही रख लेते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति होती है, छुपा नहीं पाते हैं। तो ये होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही है। यानी हमको चोट लग गई, हम रोना चाहते हैं, फिर भी नहीं रोएंगे कि लोग क्या कहेंगे। तो ये हमारी मूल प्रवृत्ति से हट के हो जाता है। लेकिन बच्चे, उनकी तो मूल प्रवृत्ति है, उनको कोई नहीं रोकता। ये हो जाता है यहाँ 22 वाले में। देखें अगर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्रगतिवादी सिद्धांत का मतलब आगे ले जाने वाली, आगे बढ़ाने वाली, दूर तक से सोचने वाली। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि प्रगतिवादी यानी प्रोग्रेसिव सिद्धांत पर आधारित है? तो मेरे भाई समस्या समाधान वाला। तो समस्या समाधान वाला जो सिद्धांत होता है, समस्या समाधान पर अगर कोई आप काम करते हैं तो एक प्रगतिवादी सिद्धांत है। जैसे ऐसा तो है नहीं, आगमन प्रश्नोत्तर ये सब नहीं है, आप कोई समस्या है उसका समाधान कर रहे हो, तो ये एक प्रगतिवादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यही। देखिए यहाँ पर एक देखने में थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन कोई दम नहीं है, बड़ा गजब का प्रश्न है यहाँ। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक है, ध्यान रखे रहना, 4-5 वर्ष का एक बालक है। बालक के यहाँ मतलब वो मेल है, लड़का है। तो लड़का अपने पिता की अपेक्षा माता से अधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के इस व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों फ्रायड ने बच्चों को, यानी जो छोटे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उन पर रिसर्च किया और बताया कि जो वो 4-5 साल का बच्चा होता है ना, कि अगर वो लड़का है तो वो अपने मम्मी से ज़्यादा, उसका दोस्तों अत्यधिक प्रेम की भावना हो जाती है। अगर लड़की है तो अपने पापा से हो जाता है। तो ये उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो बालक अपने पिता से ज़्यादा अपने मम्मी पर, यानी फादर से कम, और मम्मी से ज़्यादा प्रेम यानी लगाव रखता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है, यानी एक लड़की जो होती है
अपने मम्मी से कम लेकिन अपने पिता से उसको ज़्यादा प्रेम यानी लगाव होता है, ये होता है। और नर्सिज्म क्या है यहाँ का मतलब है, क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहता है, किसी से भी लगाव नहीं ज़्यादा रखते हैं, तो ये है यहाँ पर। तो ये याद रखे रहिएगा, बड़ा बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ लड़का वाला पूछा है तो आप यहाँ पर सी लगा देंगे। आगे ज़रा हम लोग देखते हैं यहाँ दूसरे वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल क्या है। दूसरे व्यक्ति के बाहरी व्यवहार की नकल है तो क्या है, अनुकरण है मेरे भाई। इसी को आप इंग्लिश में फॉलो बोलते हो ना। जैसे आप भी किसी देखते हो, बहुत सारे हमारे देश में तो हज़ारों अजय देवगन हैं, वो अजय देवगन को फॉलो करते हैं। अजय देवगन की तरह एक्टिंग, चलना, बोलना, ये सब करना, यानी वो उनको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, वही होता है, यानी वो अजय देवगन के बाहरी व्यवहार को नकल करते हैं। यही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 25 वाले को देखें तो निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, कारण क्या है, यहाँ आपको बताना है। तो दोस्तों खेल तथा व्यायाम, आप खेलेंगे, व्यायाम करेंगे तो ये आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, मजबूत, बलिष्ठ, तंदुरुस्त बनाएगा आपको। वंशानुक्रम दी दोस्तों, जेनेटिक भी होता है, आपके मम्मी पापा बहुत स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, तो आप भी वैसे होंगे। वातावरण, किस माहौल में आप रह रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, अच्छा खासा आपको खान पान मिल रहा है, अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े दोस्तों आप ट्रेनर के साथ रह रहे हो, तो वातावरण भी हो गया। यानी इनमें से सभी, यानी शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से सभी कारक हैं। हम लोग 26 वाले को देखें, बड़ा ही गजब का प्रश्न है, कई बार ये भी आ चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, यानी सबसे बढ़िया वाली विशेषताओं से अलग है। तो कौन अलग है, तो दोस्तों उत्तम परीक्षण की विशेषता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें विश्वसनीयता, अपेक्षित गुण, वैधता, वस्तुनिष्ठता और ऐसे प्रमाणीकरण बहुत सारे आते हैं। तो ये भी वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता ये सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो अभिक्षमता है ये इससे भिन्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से यही भिन्न है अभिक्षमता। अभिक्षमता को ही इंग्लिश में दोस्तों एप्टीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब दोस्तों मोटा मोटा ऐसे कर लीजिए कि व्यक्ति का प्रतिभा या टैलेंट या स्वाभाविक रुझान जो होता है व्यक्ति का, उसे एप्टीट्यूड यानी अभिक्षमता कहा जाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। आगे देखें अगर हम लोग 27 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अग्रिम मतलब दोस्तों पहले से ही, तो यानी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पर दिया है, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन और वैयक्तिक। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों सूचना प्रक्रियाकरण। तो यहाँ पर अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सूचना प्रक्रियाकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सूचना प्रक्रियाकरण जो इसी परिवार संबंधित है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया या वैयक्तिक या व्यवहारवाद को अगर हम लोग देखेंगे तो यह व्यवस्थापक से संबंधित नहीं है, ये अलग चीज़ है यहाँ पर। तो आपका उत्तर यही बी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 28 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, यानी कोई एक कंडीशन है, उस कंडीशन में आपने जो ज्ञान हासिल किया है उस ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। अभी मैंने जब दोस्तों आपको बता रहा था सीखने का स्थानांतरण, जो बताया था सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, तो वहाँ पर जो आपको 3 बताया था ना उदाहरण, यही है सीखने का स्थानांतरण, वही वाला प्रश्न है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यानी आपने पहले से कुछ सीख लिया है, फिर कुछ और सीखेंगे, तो आपको पहला वाला काम दे रहा है, तो यही आपको पॉजिटिव स्थानांतरण, यही सीखने का स्थानांतरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे जरा हम लोग देखें, और एक चीज़ और बता दें, यहाँ सीखने का पठार भी पूछा जाता है। सीखने का पठार का मतलब जब किसी व्यक्ति की सीखने की रुचि, इंटरेस्ट, क्षमता खत्म हो जाती है तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। जैसे हम लोगों के दादाजी हैं, उनको अभी हम लोग बाइक सिखाएं, मोबाइल चलाना सिखाएं तो नहीं सीखेंगे, तो उसी को सीखने का पठार कहा जाता है। फिलहाल ये आपकी जानकारी के लिए बता दिए, आपका तो उत्तर यही बी वाला हो जाएगा। आगे जरा हम लोग देखें 29 वाले में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, तो मैं आपसे बताया था दोस्तों, किंडरगार्टन का मतलब ही होता है, इसका अर्थ होता है बाल उद्यान। बाल उद्यान का मतलब बच्चों का बगीचा,
इसका मतलब यानी बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना, यानी जो कुछ हम उन्हें सिखाना चाहते हैं खेल के माध्यम से सिखाएं तो बच्चे आराम से सीखने में रुचि भी लेंगे, बढ़िया से सीख लेंगे। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने लाया था? तो फ्रोबेल ने। ऑप्शन नंबर सी। कैसे याद करेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ बाल उद्यान, किंडरगार्टन मतलब बाल उद्यान मतलब बच्चों का बगीचा, और बगीचे में बेल का पेड़ होता है तो बेल आया है इसमें फ्रोबेल, तो आप याद कर लेंगे। आपसे यहाँ हम लोग 30 वाला अगर देखें तो यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यानी वो देखता है क्लास में एक बच्चा जो उसके लिए समस्या का कारण समस्या है तो पाता है, तो उसे क्या करेगा, यानी उसको समस्या डिस्टर्ब कर रहा है पूरे क्लास को, तो उसे क्या करेगा? तो बच्चे को नज़रअंदाज कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आप दिमाग लगा कर सकते हो, भले से नहीं पढ़े हो तो ऐसा नहीं करेगा। आप टीचर हो तो क्या उसे नज़रअंदाज कर दोगे, माहौल ख़राब करवाओगे? नहीं, बच्चे को दंड देना चाहिए। तो बार बार दंड दोगे ये भी ठीक नहीं है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, तो ये भी ठीक नहीं है, घर भेज दोगे तो पढ़ेगा कैसे? तो अब आप क्या करोगे? आपके सामने क्या ऑप्शन बचता है? जब ये तीनों चले गए तो यही सही होगा। एलिमिनेशन हमने लगा दिए। बच्चों को परामर्श देना चाहिए, अलग से बुलाकर उसे ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए, अभिप्रेरित कीजिए को समझ जाए। पहला प्रश्न आपका भूलने से ही दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो आप ऐसे प्रश्नों को दोस्तों थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, आपको यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ती है कि यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यानी ये नेगेटिव के सेंस में पूछ रहा है तो आपको इसका उसी प्रकार से उत्तर देना होता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ भूलने का कारण कौन सा नहीं है। तो आपको जैसे कुछ पढ़ाया गया, आप कोई चीज़ कैसे भूल जाते हो? आपके दिमाग में कुछ द्वंद्व चल रहा है, कन्फ्यूज़न एक तरह का है, कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। पुनरावृत्ति का अभाव यानी हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है उसकी वजह से भूल जाते हैं। और सीखने की मात्रा, हम लोगों ने किस तरह से उसको सीखा है, कैसे सीखा है, इससे भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें शिक्षक की योग्यता डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यही जो है भूलने का कारण नहीं है। मान लीजिए दोस्तों को इसका कहने का मतलब ये शिक्षक की योग्यता, शिक्षक बहुत ज़्यादा जानता है, कम जाता है, जो आपको बताया आप उसे भूल गए, तो इसमें शिक्षक की योग्यता बहुत ज़्यादा मान्य नहीं रखती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यही हो जाएगा। आगे हम लोग देखें अगर यहाँ पर दूसरे वाले में, तो आवृत्ति वितरण को, आवृत्ति वितरण यहाँ पर दिया है, आवृत्ति वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से कौन सी एक विधि है? तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जैसे आवृत्ति वितरण आप लोगों ने, जैसे आवृत्ति वितरण ऐसे समझ लो इसे, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना वहाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए आवृत्ति वितरण में आप लोगों ने देखा होगा स्तंभ के रूप में दोस्तों उस डाटा को दिखाया जाता है, कौन कितना ज़्यादा है, डीआई में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो इस तरह से तो स्तंभाकार के रूप में दिखाया जाता है, गुम्फाकार अक्षर में नहीं दिखाया जाता है, स्वलिखित आकृति नहीं होता है, स्तंभा आकृति में यानी एक तरह से आयताकार में। तो आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, इस तरह से जो डाटा आपको दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यही बी होगा। कैसे हम लोग याद करेंगे? तो आवृत्ति वितरण द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये स्तंभाकार यानी खंभा टाइप में जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ आपके दिमाग में वो क्रैक करना चाहिए। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर तीसरे वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है विकास की किस अवस्था में, विकास की किस अवस्था में यानी किस उम्र में बुद्धि का विकास अधिकतम होता है? तो दोस्तों बुद्धि का विकास जो अधिकतम होता है हम लोग जानते हैं किशोरा अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। जैसे 12 वर्ष के बाद आप लोग देखेंगे, जैसे 12 वर्ष तक तो दोस्तों हम लोग कहते हैं ये बाल्यावस्था है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक बच्चा जब समाज से जुड़ने लगता है तो उसको सही गलत करने का, तर्क वितर्क करने का, निर्णय लेने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होने लगती है, तो उस समय उसका सेंस यानी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कई बार मैं कहता हूं कि आप जो चीज़ नहीं पढ़े हैं, अगर एक बार प्रश्न को गौर से पढ़कर उसके बारे में सोचेंगे तो अपने आप उसका उत्तर निकल कर चला आएगा। थोड़ा अगर नहीं बन पा रहा है तो आप एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करिए। क्या बुढ़ापा में बुद्धि का विकास होगा? नहीं, आप ऐसे एलिमिनेट कर दे, शैशवावस्था में होगा मेरे भाई। इसमें तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है, बाहरी दुनिया से कटा रहता है, कैसे करेगा? बाल्यावस्था में तो बच्चे जो होते हैं कहते नहीं है आफत की दुकान होते हैं, तो वहाँ कैसे हो जाएगा? तो स्वाभाविक सी बात है यही होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड को लगाओ मेरे भाई। मैं आपसे सिर्फ रटाने नहीं, कुछ सिखाने आया हूँ, कंसेप्ट सिखाऊं कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों आपसे एक बात करनी हो
हो रहा है कि अभी ये दोस्तों हमारा जस्ट नया चैनल है, तो दोस्तों ये हमारा अभी 1000 वॉच टाइम तो पूरा हो गया है, ये सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जल्दी से 1000 मेरा सब्सक्राइबर अगर पूरा करवा देते हैं तो ये हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं उसे हमें कुछ मेहनताना भी मेरा मिलने लगेगा, क्योंकि जब तक होता नहीं है तब तक वो मोनेटाइज होगा नहीं। तो आप सबकी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है मेरे भाई, कि आप एक लाइक करके वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे। तो चले हम लोग यहाँ पर देखते हैं चौथे वाले में। तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान क्या है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब, संज्ञानात्मक जिसे हम लोग दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उत्तम स्थान कहाँ है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यहाँ जो है, जो बच्चा सोचते समझने तर्क वितर्क करने की सब जो उसके अंदर क्षमता विकसित होती है, एक वैज्ञानिक सोच की क्षमता विकसित होती है, वो कहाँ होगा, खेल के मैदान में। खेल के मैदान मेरे भाई तो वो तो एक तरह से शारीरिक उसको विकास हो सकता है, लेकिन संज्ञानात्मक की बात है तो घर पर होगा नहीं, घर पे क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा होती है, सभागार में भी नहीं होगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, यहीं पर उसके संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तर्क वितर्क करता है, सीखता है, ये जो वैज्ञानिक सोच उसके अंदर विकसित होती है यहीं से। आगे जरा हम लोग यहाँ पर 5वें वाले में देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से स्मरण मतलब याद करना, तो याद करने की कौन सी विधि है। तो यहाँ याद करने की विधि आपसे बताई जा रही है। पहला है या दोस्तों मिश्रित विधि और दूसरा है विचार विमर्श विधि। तो मिश्रित विधि का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपको कोई बुक दे दिया, आप उसे पूरा पढ़ ले गए, फिर आपको अंत में देखोगे कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत सारी भूल जाएंगे, फिर उसे पढ़ोगे फिर कुछ याद आ जाएगी, तो इसे मिश्रित विधि कहा जाता है। और विचार सहचर विधि क्या होता है, जैसे आजकल हम लोग ट्रिक बनाकर कोई चीज़ याद करते हैं, यानी किसी विचार से उसको जोड़ा जाता है तब जाके वो याद होती है। तो जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक आपको मान लीजिए वहाँ पर बहुत बड़ा जो है शॉपिंग मॉल मिलेगा, वहाँ से घूमना है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। फिर जाएंगे, आपको एक तालाब मिलेगा, तालाब से राइट घूमना है, फिर ऐसे घूमना है। या फिर हम लोग जैसे ट्रिक याद कर लेते हैं ना, जैसे हम लोग मान लीजिए केमिस्ट्री याद कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ऐसे याद करते हैं ना। तो जैसे हमारे लिए क्या होता है, हम लोग जो इंटर में थे तो ऐसे याद करते थे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो यानी जो पहला वाला जो पीरियड था तो आवर्त उसमें का याद करने के लिए। तो इस तरह से जो हम लोग ट्रिक बनाकर याद करते हैं वो विचार सहचर विधि हो जाती है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, दोनों के दोनों। आगे देखें हम लोग अगर 6 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है परिवार एक साधन है। कैसा साधन है परिवार, एक बच्चे के लिए परिवार कैसा साधन है। तो यहाँ कर रहे हैं अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का यानी यहाँ तो दूरस्थ यानी जो लाइव क्लास चलती है उसको दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है, ये तो नहीं है। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसे हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा का मतलब जो सब कुछ नियम से होता हो, सब कुछ नियम से, आज ये पढ़ा तो कल यहीं से पढ़ोगे, ये सिलेबस पूरा हो गया तो ये चलेगा, तो इसे औपचारिक शिक्षा बोला जाता है। घर पे तो औपचारिक हो नहीं पाता है, घर पे जो शिक्षा होती है अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक मतलब बिना कोई रूल नियम रेगुलेशन का, आज क्या पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों झगड़ा हो गया वहाँ चला गया, परसों उसके दिन ननिहाल चला गया, उसके दिन मारपीट हो गया, ये हो गया। तो घर पे जो कुछ बच्चे सीखते हैं वो एक अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखें 7वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये की परिभाषा किसने दी थी, तो रॉस ने दी थी। तो दोस्तों हम लोग रॉस को जानते हैं। चिंतन का बॉस किसे कहा जाता है, रॉस को, यानी चिंतन का पिता किसे कहा जाता है, रॉस को। तो पिता को हम लोग बॉस मानते हैं, तो चिंतन का बॉस रॉस। तो बॉस रॉस यहाँ से आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें अगर ये 8वें वाले का, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर रुचि यानी इंटरेस्ट, जो आपको अच्छा लगता है। तो यानी रुचि का संबंध किससे होता है, तो दोस्तों योग्यता से और अवधान से। अवधान को ही इंग्लिश में दोस्तों अटेंशन बोला जाता है। आप लोग सुनते नहीं हो पुलिस वुलिस में या आर्मी में अटेंशन, तो यहाँ पर यही जो है यही वाला है अटेंशन। तो दोस्तों योग्यता और अटेंशन दोनों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो कैसे याद करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में आपकी
रुचि लग गई, रुचि हो गया तो किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट जग रहा है तो आप इंटरेस्ट लगने लगेगा तो आपके अंदर योग्यता भी आ जाएगी, योग्यता आ जाएगा तो आप जो है अटेंशन सीख लेंगे, अच्छे से रहना या अपने आप को कंट्रोल नियंत्रित करना भी सीख लेंगे। तो यही है यहाँ पर, रुचि आएगी तो योग्यता आएगा, योग्यता से आपको अटेंशन आएगा तो सीख लेंगे यहाँ पर आप। 9वें वाले में अगर हम लोग देखें तो शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो होता है बच्चों में तो उसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो हम लोग कहते हैं ना बार बार पेड़ पौधा बढ़े या बच्चे बढ़ते हैं जानवर, तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का हिंदी में अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अभिवृद्धि, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ बोला जाता है। तो ये शारीरिक विकास को बोला जाता है यहाँ। 10वें वाले को अगर हम लोग देखें तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित एक तरह का दोस्तों मोटिवेट कह सकते हैं हम लोग। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है तो कैसे कर सकता है, पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो दोस्तों अलग अलग किताब, ये 2011 के यूपी टेट 2011 में ये पूछा गया था प्रश्न, तो कई सारी किताबों में इसका उत्तर पुरस्कार देकर लिखा है, कई सारी किताबों में ये सही मार्गदर्शन है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कैसे कर सकता है, इसका जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है ये वाला ऑप्शन बी, सही मार्गदर्शन कराकर। दोस्तों अनुप्रेरित करने के लिए बच्चों को पुरस्कार भी दे सकते हैं, ये थोड़े समय के लिए होता है लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए सही मार्गदर्शन ही सही। जैसे हमारे घर का बच्चा सुन नहीं रहा है कोई काम, तो हम लोग क्या कहते हैं, जाओ तुम्हें अभी हम वहाँ से आओ तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, तो सुन लेगा आपका काम। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग उसे सही मार्गदर्शन दें, लेकिन ये जो हमने चॉकलेट दिया ये टेम्परेरी है, कल फिर चॉकलेट मांगेगा, लेकिन अगर हम उसे सही मार्गदर्शन दे देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए वो जो कहेंगे सुन लेगा। तो इसका यही मतलब है। तो आपको आएगा तो अगर बी ही लगाना, अगर बी नहीं रहेगा तब आप ए लगा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है। प्रतिभाशाली यानी कह सकते हैं इंटेलिजेंट होने का संकेत क्या नहीं है, तो नहीं पर आपको फोकस करना है। विचारों में सृजनात्मकता यानी विचार जो हमारे थॉट होते हैं उसमें क्रिएटिविटी जो आती है, तो यस ये तो है अपनी जगह पर। दूसरों के साथ लड़ना, तो दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होता है। कौन सा किसका बच्चा अगर लड़ेगा तो उसे प्रतिभाशाली माना जाएगा दोस्तों, उसे जो है एकदम घटिया टाइप का बच्चा माना जाएगा। तो इसका मतलब यही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभिव्यक्ति में यानी उसके पर्सनालिटी में यानी अभिव्यक्ति में अनूठापन आ जाएगा, कौतूहल आ जाएगा, यानी जिज्ञासा सीखने उठने की, तो सब होता है, यही बी वाला नहीं होगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 12वें वाले में, तो जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है थोड़ा देखेंगे ध्यान से। आपसे पूछा जा रहा है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब जैसे हम लोग अभिसारी का मतलब जो हम लोग ऐसे सोचते हैं, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऐसे सोचते हैं, ये वाला जो हम लोग दूर तक सोचते हैं एक तरह का, तो इसमें इसकी बात किया जा रहा है। तो हम लोगों की सोच जो दूर तक फैलती है, इसके बारे में इसका मतलब ये है कि अपसारी चिंतन आवश्यक है। तो अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। श्रेणीकरण होता है, विचार प्रवाह होता है, एक समाधान होता है, या अंकगणितीय तर्क होता है, यहाँ आपसे ये बताना होता है। अपसारी चिंतन का यही हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, विचारों का प्रवाह। यानी विचारों का प्रवाह, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आई तो क्या करता है, उस समस्या के लिए वो व्यक्ति अपनी तरह तरह के नई नई कल्पनाएं करता है, नई क्रिएटिविटी दोस्तों एक तरह का अपने अंदर लाता है, तो उसी से विचारों का प्रवाह होता है। यानी तो ये समझ गए आप। यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर जो 13 वाले में लिखा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इरोस। इरोस एक शब्द दे दिया है इंग्लिश में दोस्तों, हम लोग जानते हैं एक फिल्म कंपनी भी है दोस्तों इरोस। तो इरोस जो है, इरोस शब्द संबंधित किससे संबंधित है, तो जीवन की मूल वृत्ति से, मरण मूल वृत्ति से, या प्राकृतिक मूल वृत्ति से, या भय मूल वृत्ति से। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है जीवन की मूल वृत्ति से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इसका कई बार एक उल्टा दे देता है तो हम लोग दोस्तों इसमें भटक जाते हैं। तो इरोस का जो उल्टा होता है वो थैनसोटा होता है। थैनसोटा आप लोग जानते हैं, ये यहाँ पर ये थैनएटोस, तो थैनसोटा। तो चले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा पहला उत्तर हो जाएगा जीवन की मूल वृत्ति से। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपसे 14 वाले में जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि मानव की जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभाजित है। दो भाग वहाँ पर कौन है दोस्तों, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है दोस्तों, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय में क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क और जैसे रीढ़ की हड्डी वगैरह आ जाती है, और बाकी वहाँ पर जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि सभी तंत्रिकाओं को मिलकर वो बनता है। तो यही जो हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जहाँ सूचनाओं, संसाधन इत्यादि का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्तिष्क और मेरुदंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। यहाँ पर समझ गए आप, यहीं से सारी चीज़ें नियंत्रित कंट्रोल होती हैं। आप 15 वाले का अगर हम लोग देखें तो सीखने में प्रयास व भूल, आप लोग जानते हैं प्रयास या भूल यानी त्रुटि और प्रयास का ये नियम दिया था, किसने दिया था दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था, मैं कई बार आपसे बताया हूँ। तो यहाँ पर प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। आगे जो थे हम लोग यहाँ पर 16 वाले में जो दिया है WCN, क्या यहाँ पर दिया है, थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देखें। CWSN का अर्थ क्या है, तो CWSN का मतलब यहाँ पर ऐसे है, CWSN यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों चिल्ड्रेन। C का मतलब चिल्ड्रेन और W का मतलब विथ, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, नीड मतलब वही आवश्यकता, तो चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, इसका मतलब ऐसे बच्चे जिनकी विशेष आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जो हमेशा बीमार रहते हैं या विकलांग हैं, स्कूल बराबर नहीं पहुंच पाते हैं, स्कूल से छूट जाता है तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, अन्य बच्चों से पछड़ जाते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ विशेष उनके लिए स्पेशल सुविधा हमें उनको देना पड़ेगा। तो यही है दोस्तों यहाँ पर चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स क्या है, यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 17 वाले में देखें तो सीखना एक तरह का व्यवहार का क्या है, तो हम लोग जो कुछ सीखते हैं वो एक तरह के व्यवहार का क्या होता है, व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रयास है, तो ये क्या है, तो संशोधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, यानी हम जो कुछ सीखते हैं वो हमारे व्यवहारों में संशोधन लाता है। जैसे कहा जाता है संविधान के बारे में कि संविधान में अगर संशोधन नहीं होगा तो हमारा संविधान जो है रिलेवेंट नहीं होगा, प्रासंगिक नहीं होगा, कि आज की समस्याओं के हिसाब से वो चल नहीं पाएगा। तो एक जिंदा संविधान रहने के लिए उसमें संशोधन जरूरी होता है कि जो गैर आवश्यक चीज़ें हटाना, आवश्यक चीज़ों को जोड़ना। तो वही बात यहाँ इंसान में भी होता है। आगे देखें हम लोग 18 में, अगर द कंडीशंस ऑफ लर्निंग एक पुस्तक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के कौन है दोस्तों, तो ये R.M. गैगने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे याद करेंगे दोस्तों, गैगने से आप याद कर लीजिए ज्ञान, तो ज्ञान हमें दोस्तों कहाँ से मिलता है, लर्निंग से। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो सीखने की शर्तें होती हैं वहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो आप ऐसे कर लेंगे तो आपको दिमाग में बना रहेगा गैगने से ज्ञान, और ज्ञान द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ 19 वाले में, तो कह रहे हैं मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति की विशेषता क्या होती है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति की विशेषता ये होती है कि जो हमें जन्मजात चीज़ें जो हमारे अंदर आ गई हैं, जैसे हम बचपन से ही आए हैं, हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत प्यास लगती है, और हमें जो है किसी की गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तो ये सब दोस्तों बहुत लोगों के ऐसी मूल प्रवृत्ति हो जाती है ना। तो मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जैसे कुत्ते की मूल प्रवृत्ति क्या है, उसके एरिया में कोई अगर दूसरा कुत्ता घुस आया तो अपनी जान दे देगा लेकिन उसको घुसने नहीं देगा। तो ये सब हर एक चीज़ों में दोस्तों, मानव में भी होता है, तो जो जन्मजात प्राकृतिक होती है ये सब चीज़ें। यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या अगर 20 वाले को देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों आप लोग पढ़ोगे तो उसमें आपको एक तत्व का सिद्धांत मिलेगा, द्वितत्व का सिद्धांत मिलेगा, बहुतत्व का सिद्धांत मिलेगा, जो अलग अलग वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यानी यही बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। एक तत्व सिद्धांत दोस्तों ये बताता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति एक चीज़ में किसी एक क्षेत्र में
में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उससे आप उम्मीद करोगे कि अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। तो ये है एक तत्व का सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, इंसान में एक नहीं दो कारक पाए जाते हैं, बुद्धि के दो कारक होते हैं जो इंसान अपनी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस करता है। और थॉर्नडाइक ने बाद में स्टडी किया एक तत्व और द्वितत्व को, बताया कि कोई एक दो तत्व नहीं होते, बहुतत्व होते हैं। तो उन्होंने बहुतत्व का सिद्धांत दिया और बताया कि इंसान की जो बुद्धि बालू के टीले की तरह होती है, बहुत सारे उसमें तत्व होते हैं, वहाँ से ये काम करता है। तो चले हम लोग देख लिए। तो आपका यहाँ पर उत्तर कौन हो जाएगा, यही सी वाला हो जाए, प्रत्यागमन सिद्धांत। 21 वाले का अगर हम लोग देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। समायोजन की इंग्लिश में हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट की समस्या किस में होती है? तो दोस्तों क्या कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा क्लास में है, आप टीचर हो, वो लड़का बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो भी कुछ आप बता दे रहे हो वो आ जा रहा है उसको, या उसको लग रहा है कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं या बहुत हल्का पढ़ा रहे हैं, तो वो दोस्तों थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट में समस्या होगी। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि वाले यानी जो तेज बुद्धि वाले होते हैं, जो उनको दोस्तों समायोजन की समस्या होती है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में। आगे हम लोग देखें यहाँ पर 22 वाले में, तो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता, किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में कोई बालक है, उसमें उसको विशिष्ट योग्यता है और विशिष्ट क्षमता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर मूल्य तो कहेंगे नहीं मेरे भाई, मूल्य तो एक तरह की अपनी दोस्तों एक तरह की वैल्यू है। और यहाँ पर अभिप्रेरणा भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, रुचि इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्टीट्यूड। तो समझ गए हम लोग, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 23 वाले का अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है मंदित मना। मंदित मना का मतलब क्या होता है, जो ऐसे बालक जो मंद बुद्धि के हैं। तो यही आपसे पूछा जा रहा है, मंदित मा बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। तो दोस्तों वैयक्तिक अनुदेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर वैयक्तिक अनुदेशन का मतलब क्या है, जैसे मंद बुद्धि का है तो उसे आप, वैयक्तिक का मतलब आप पर्सनल समझ लो, इंग्लिश में इसी को पर्सनल बोल देते हैं। तो आपसे उसको स्पेशल तरीके से आपको थोड़ा सा आपको उसे समझाना सिखाना पड़ेगा। जैसे क्लास खत्म हुई, आप उसे बाहर देखते हो ना, जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते हैं वो बाहर टीचर से मिलकर उसे समझते हैं एक तरह का। तो दोस्तों ये है, होता है एक वैयक्तिक अनुदेशन होता है, या फिर आप उसको क्लास से पहले आप उससे मिल लीजिए, उसकी समस्या सब सॉल्व कर दिया क्लास के बाद। तो ये होता है मंदितमा बालकों की शिक्षा उपागम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। क्षेत्र सिद्धांत यहाँ 22-24 वाले में जो पूछा जा रहा है, क्षेत्र सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस वर्ग का योगदान है। तो क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का दोस्तों योगदान है। इसमें क्षेत्र का सिद्धांत दोस्तों आप किसने दिया था, मैं आपसे बताया था क्षेत्रवादी का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था, कुर्क विल्सर्ट ने। कुर्ट होता है ये, कुर्ट विल्सर्ट। तो विल्सर्ट ने दिया था यहाँ पर। तो मैं आपसे एक बार बताया था, तो क्षेत्रवादी, तो जो एक नेता जो होते हैं वो क्षेत्रवादी होते हैं, विभिन्न क्षेत्र में वो घूमते टहलते हैं। और कैसे घूमते हैं, कुर्ता पहनकर घूमते हैं। तो यहाँ पर आपसे जब भी पूछे क्षेत्रवादी का सिद्धांत किसने दिया था, तो कुर्ट बता देना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चले हम लोग देखते हैं 25 वाले में। तो आपसे पूछा जा रहा है जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान यानी बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, ये आपसे बताना है। तो जोसेफ जे सकबाब, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। यही जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के दोस्तों प्रतिपादक थे। तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक बार। तो ये जैविक विज्ञान से संबंधित इनका बड़ा योगदान रहा है। आगे यहाँ पर देखें 26 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्लाउड पिक्चर परीक्षण, बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ये पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व मापन में दोस्तों प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आपको, जैसे बादल में, आसमान में जो बादल होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ गोली में थोड़ा सा यहाँ बिखरे पड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ बिखरे पड़े हैं, इस तरह की आपको एक इमेज दिखाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस इमेज में आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है, आप क्या कल्पना कर सकते हो इस इमेज को देखकर। तो आपको बताना पड़ेगा, देखो वहाँ कोई खड़ा है, कोई बैठा है,
या कोई ऊँट जैसा जानवर है, तो आप इस तरह की जो कुछ भी उनके सामने बताओगे तो वही आपके बताने के अनुसार आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि हाँ आप किस तरह के किस व्यक्तित्व के हो आप। तो यही होता है, उसमें इमेज दिखाकर आपको किया जाता है। तो यही बात है यहाँ पर, जहाँ भी आज आप आए पिक्चर है तो वही उसमें पिक्चर दिखाया जाता है। तो देखें गिरोह, गिरोह का मतलब क्या होता है, ग्रुप या समूह। तो गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो दोस्तों बच्चे जैसे ही 7 साल के ऊपर जाते हैं, 8-9 साल के होते हैं, तो वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आप उन्हें घर में बंद नहीं कर सकते हैं। वो कई सारे बच्चों को देखेंगे खेलते हुए तो वहीं पर जाकर वो खेलेंगे, आप रोक कर भी नहीं रोक पाते हैं। तो यही होता है गिरोह अवस्था, यानी उनके ग्रुप में रहने की अवस्था। तो 8 से 10 साल, ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं सूझ सिद्धांत, यानी अंतर्दृष्टि का जो अंतर्दृष्टि यानी सूझ वाला सिद्धांत दिया था, सूझबूझ वाला, तो ये किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। किस जानवर पर प्रयोग किया था उन्होंने, तो वनमानुष यानी उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो चिंपैंजी हम जानते हैं, चिंपैंजी को उन्होंने एक पिंजड़ा में बंद कर दिया और ऊपर केला रख दिया और यहाँ पर एक ऐसे डब्बा रख दिया था। तो चिंपैंजी केला नहीं पा रहा था, केला ऊपर था, तो उनको थोड़ा सा उसका सूझबूझ काम किया, डिब्बा पर खड़ा होकर केला को ले लिया। तो इसी को उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। और बिल्ली पर जो प्रयोग किए थे वो तो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक। तो आप लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। फिलहाल यहाँ आपका वनमानुष हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें यहाँ पर डिस्लेक्सिया संबंधित क्या है। तो यहाँ डिस्लेक्सिया एक दोस्तों बीमारी है जो पढ़ने से संबंधित है, विकार है जो पढ़ने से संबंधित, मैं आपको कई बताया हूँ, कई बार डिस्लेक्सिया बताया हूँ, डिस्ग्राफिया बताया हूँ। और यहाँ पर डिस्लेक्सिया जैसे हम लोग होता है डिक्शनरी, हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, तो डी से डिक्शनरी, डी से डिस्लेक्सिया, यह पठन विकार से संबंधित है, यानी पठन में जिसको समस्या होती है वो है। आगे यहाँ पर दिया है दोस्तों मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का जो प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखें तो आपसे पूछा जा रहा है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु, प्राप्तांकों यानी जो प्राप्तांक होता है उसके समूह का वह पॉइंट जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, इसका मध्यांक की बात किया जा रहा है। मध्यांक क्या होता है, मध्यांक जैसे कोई आपको इतना बड़ा डाटा दे दिया तो आप बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लीजिए जिसके ऊपर डाटा जो है आप इससे ज़्यादा मतलब इससे बड़े हो और जिसके नीचे डाटा यहाँ से उसके मतलब छोटे हों। तो इसका मतलब ये मध्यांक होता है। मध्यांक मतलब बीच का बिंदु, यानी उसके ऊपर बड़े हैं और उसके नीचे सब छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, देखते ही आप जान जाएंगे, आपने जो स्टैटिक्स में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर बहुलांक तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मध्यांक होगा। तो आप याद कर सकते हैं प्राप्तांक मध्यांक यहाँ पर कहाँ से आपसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से आधे, जहाँ से आपको आएगा आधे तो मध्यांक, आधा का मतलब मध्य होता है, तो आप समझ जाएंगे यहाँ से। दूसरा वाला में अगर साथियों यहाँ हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है बंडूरा का कथन। बंडूरा एक दोस्तों महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। तो बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं। तो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण, प्रतिमानीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को फॉलो करके कुछ सीखना। तो बच्चे जो होते हैं घर में हम लोगों के बड़े बड़े लोगों को देखकर जैसे वो एक्ट करते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे काम करते हैं, तो वही सब देख देख के फॉलो करके सीखते हैं ना। तो वही कह रहे हैं बच्चे जो प्रतिक्रियाएं मतलब जो प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण के द्वारा सीखते हैं, तो जिसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वो निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे वाले को देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में कैच अट्रैक्शन बोलते हैं। तो ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो दोस्तों उसकी जो यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता है, इसी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये उद्दीपन की तीव्रता क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई बाहरी चीज़ कितना ज़्यादा तेज है, कितना ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो इसका मतलब जैसे आप उदाहरण ऐसे समझ लो, आप खड़े हो, आपके बगल में कोई धीरे धीरे बात कर रहा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, अपने में मस्त रहोगे। अचानक कोई जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा तो आप तुरंत आपका ध्यान वहीं चला जाएगा, यानी तीव्रता पर, यानी जैसे वो आवाज़ तेज हुआ तो आपका ध्यान वहाँ चला गया। आप घर में अपने बैठे हो, बाहर कोई धीरे धीरे
गाना बज रहा है तो आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन अचानक कोई बड़ा सा डीजे आके बजने लगे, तुरंत आप बाहर निकल कर देखोगे यार क्या हो रहा है क्या। तो ये चीज़ें होती है। तो यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ये उद्दीपन की तीव्रता यानी कोई बाहरी घटना कितनी तेज है, यही हमें ध्यान आकर्षित करने में ज़्यादा भूमिका निभाती है। आगे देखें हम लोग चौथे वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता, अधिगम मतलब लर्निंग होता है यानी सीखना, और कर्ता का मतलब सीखने वाला, यानी अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। तो आज़ादी किसको सबसे ज़्यादा मिलती है दोस्तों? अधिगमकर्ता को। तो ये सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। सृजनशीलता का मतलब है कुछ नया करने में। जैसे आपके घर वालों ने कहा आप कुछ नया करो, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको स्वतंत्रता मिलती है। आप चाहे एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार, आपको कुछ नया करना है तो आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, आप बंध नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। क्रिएटिविटी आपको करनी है, कुछ नया इनोवेशन करना है, तो उसके लिए आपको आज़ादी चाहिए। यहाँ हो गया आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 5वें वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रधानाध्यापक हो यानी प्रिंसिपल हो, या कोई वरिष्ठ यानी सीनियर शिक्षक हो, उसके लिए विद्यालय में कौन सा नेतृत्व शैली बेहतर होता है। तो नेतृत्व शैली कौन सा बेहतर होता है? तो सत्ताधारी नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व। तो मेरे भाई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? सब मनमानी करेंगे, ये भी नहीं होगा। सत्ताधारी नेतृत्व तो नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री होता है, तो वो कोई भी फैसला लेता है तो अपने वरिष्ठ मंत्रियों से फैसला लेता है, एक सर्वसम्मति से। जितने भी नेतागण होते हैं, संसद बुलाई जाती है, तो सारे लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं, तब वो कानून बनता है। लेकिन एक राजा क्या करता है, राजतंत्र जहाँ होता है वो उसका फैसला ही सर्वोच्च फैसला होता है। तो वहाँ पर ये नहीं चलता है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक चीज़ें हैं, सब कुछ जनता के हिसाब से होती हैं। तो यहाँ पर भी एक वरिष्ठ शिक्षक है तो क्या करेगा कि अपने जो सीनियर शिक्षक है सबको बुलाकर मिलकर फैसला लेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हिसाब से, यानी प्रजातांत्रिक नेतृत्व। आगे देखें हम लोग कक्षा, यहाँ जो 6वें वाले में पूछा जा रहा है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है क्या जो प्रश्न पूछते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें ये बाल केंद्रित शिक्षा में ये बताया गया है कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतना उनको संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी बोलने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी झिझक दूर होगी, उनकी समस्या सॉल्व होगी और उनके अंदर एक नई तरह की क्रिएटिविटी आएगी। तो यहाँ पर यही है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये हमें कहाँ से पता चला? बाल केंद्रित शिक्षा से। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब जो बालकों के अनुरूप शिक्षा, उनकी रुचि, उनकी इंटेंसिटी, उनकी क्षमता के अनुसार। आगे जरा हम लोग देखें यहाँ 7वें में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या, ये क्या कह रहे हैं, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए संवेग। संवेग का दोस्तों इंग्लिश में होता है इमोशन होता है। आप लोग देखते हो ना, बहुत लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। इमोशन का मतलब होता है मन में चलने वाली हलचल, तो यही होता है इमोशन का मतलब। तो संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दोस्तों आदतों से भी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ज़्यादातर ये जन्मजात होती हैं। तो जैसे हम लोग बहुत देखते हो ना कि लड़कियाँ छोटी छोटी बात पर रोने लगती, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें ऐसा जीन ही होता है कि वो बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगी। तो ये सब जो मूल प्रवृत्तियाँ होती है ना, तो वो जैसे मैकडूगल एक थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था, आपको आगे हो सकता है पढ़ने को मिले, मैकडूगल, तो उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताया था। तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो हमारे जेनेटिक होती हैं ज़्यादातर, और प्राकृतिक और जेनेटिक होती हैं। तो उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा खूंखार हैं, बहुत ज़्यादा ये हैं, तो ये सब मूल प्रवृत्तियों पर डिपेंड करती है। 8वें वाले का अगर हम लोग देखें तो बालक एक ऐसी पुस्तक है, ये किसने कहा था, उनका कथन दिया है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। अधोपांत का मतलब शुरू से लेकर अंत तक अध्ययन करना चाहिए। तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों रूसो ने। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। रूसो ने कहा था कि बालक तो एक किताब है, इस किताब को टीचर को अध्ययन करना चाहिए कि कौन सा बालक किस प्रवृत्ति का है,
वो कैसी हरकत करता है, उसकी कितनी क्षमता है, यानी बालकों को अध्ययन करना चाहिए। तो रूसो ने कहा था। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? अधोपांत का मतलब शुरू से लेकर अंत तक। तो शुरू से लेकर अंत तक एक हमारा भारत का बहुत अच्छा मित्र है रूस, आप लोग जानते हैं। तब से लेकर अब तक भारत को कभी उसने आंख नहीं दिखाया है। तो हमारा रूस शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा मित्र रहा है। तो जैसे ही आपके ये सामने आएगा अधोपांत मतलब शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हमारा कौन अच्छा दोस्त रहा है? रूस, यानी रूस से रूसो, दिमाग में आपके बना रहेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वही बात है आगे यहाँ संवेग, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। संवेग का मतलब इमोशन, इमोशन का मतलब बाहरी जो मतलब हमारे मन में होने वाली जो हलचल होती है या उत्तेजना या भाव का उथल पुथल होता है, वही है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग 10वें वाले को देखें। बहुत अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा रहा है नहीं, किस उम्र के बच्चे जो होते हैं अपने समकक्षी वर्ग यानी अपने उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ सक्रिय सदस्य यानी ईमानदारी से रहते हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए। किशोरावस्था कौन सी उम्र होती है दोस्तों? ये लगभग 12-13 से लेकर ये 18 के बीच जो होती है, ये किशोरावस्था की उम्र होती है। इसी में बच्चे अपने दोस्तों के साथ एकदम मतलब ईमानदारी से रहते हैं, उनके लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होते हैं। फिर जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है 18 साल के बाद, तो अपने अपने निजी स्वार्थ में लोग चले जाते हैं, अपना फ़ायदा नुकसान देखने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। ये तो होगा नहीं। बाल्यावस्था में तो दोस्तों वो सिर्फ उनको यहाँ तक वो सोचते नहीं हैं, मन किया उनके साथ खेला, नहीं तो भाग गए। और प्राक अवस्था तो प्राक बाल्यावस्था तो और छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यही होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें 11 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कैरेक्टर यानी चरित्र का विकास कैसे होता है, तो चरित्र का विकास मेरे भाई कैसे होगा? इच्छा शक्ति से होता है। यानी हम ये अपना सोचें कि हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, लोग हमें अच्छे से जज करें, तो ये इच्छा शक्ति हो जाएगा। बर्ताव एवं व्यवहार, हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं इससे भी डिपेंड करता है, और नैतिकता के द्वारा। तो यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा हमारा कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। आगे यहाँ हम लोग देखें 12वें में, तो आपसे पूछा जा रहा है, मैं कई बार इसे बताया हूँ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मैं आपको बताया था, ट्रिक से भी बताया था, सिगमंड फ्रायड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला है, आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला है तो पहले क्या करेगा? आपके मन का विश्लेषण करेगा कि आप किस तरह से सोचते हो, आप किस हद तक जा सकते हो, जांच करा सकते हो, कहाँ क्या कर सकते हो, यानी आपके मन का विश्लेषण करके तब आपके साथ फ्रॉड करता है। तो यही समझ जाएंगे आप यहाँ पर। तो फ्रायड से फ्रॉड। तो आगे देखें हम लोग यहाँ पर, आप 12वां हो गया हमारा। 13 वाले में अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों सीखने का जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, तो वो कोहलर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। कैसे आपने समझा कि डी होगा? ट्रिक हमें कैसे याद हुआ? हम लोग के यहाँ जब गेस्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं ना मेहमान, यानी जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी भी इतना ज़्यादा पड़ रही है तो कोशिश करेंगे कि उनको कूलर लगा देंगे, भाई आप जाओ थोड़ा सा आपको गर्मी न लगे। तो कोहलर, गेस्टाल्ट, गेस्ट आएंगे तो हम लोग कूलर लगाएंगे यानी कोहलर। तो यहाँ से आपके दिमाग में ये बना रहेगा। 14 में अगर हम लोग देखें तो आपको जो दिया गया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो मेरे भाई कुंठा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझ लो, आपने कोई लक्ष्य आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें बार बार बाधा आ रही है, तो क्या आपका मनोबल टूट जाएगा? मनोबल टूट जाएगा तो आप ये सोचोगे कि यार हम जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, तो आपको कुंठा आ जाएगा। इस तरह का दोस्तों मतलब एक तरह से अंदर का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप का आ जाएगा। जैसे अभी हम सोच रहे हैं यार हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो हो जाता तो हम मोनेटाइज चैनल हो जाता। तो हम दोस्तों यही सोचते हैं कि यार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कभी कभार ऐसा लगता है इसको छोड़ दें, तो फिर लगता है यार चलते रहने दो, तो एक तरह का कुंठा आ जाती है, मनोबल गिर जाता है। तो यही है। बुद्ध कह रहे हैं दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक
कैटल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कैटल। मैं आपको बताया था कैटल ने बुद्धि को 2 हिस्सों में बांटा था। कहा कि एक हमारे तरल बुद्धि होती है एक हिस्सा, और एक हिस्सा क्रिस्टली होता है। तरल वाला जो होता है वो दोस्तों जेनेटिक होता है। उन्होंने बताया ये जेनेटिक है, ये हमारे जो है पूर्वजों पर निर्भर करता है। और ये क्रिस्टली वाला ये हमारी अर्जित ज्ञान है, जो कुछ हमने अपने परिश्रम से सीखा होता है वो क्रिस्टली में होता है। तो यही है, उन्होंने दो हिस्सों को इसमें बताया था कैटल ने। तो ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए ना कि कोई चीज़ ये है, एक कोई चीज़ है तो इसे हम काट कर, इसे हम अगर बीच से काट देंगे तो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यही है, आप एक आपका ये हो जाएगा तरल, एक क्रिस्टली 2 हिस्सों में बट गया। तो 2 हिस्सों में कैसे बटा? काटने से बटा, तो यानी कैटल हो जाएगा यहाँ। ऐसे आप सोच लेंगे ना। यहाँ पर आपको दिया है 16 वाले में RTI अधिनियम 2009 यानी RTE सॉरी यहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 16 वाले का अगर हम लोग देखें तो आपसे बहुत अच्छा सा सवाल पूछा जा रहा है, खास करके ये पॉलिटिकल साइंस का है। देखें RTE अधिनियम, RTI नहीं है, RTE अधिनियम 2009 में दोस्तों एक अधिनियम आया था, तो जिसका नाम था दोस्तों राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन बताया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। पहले जो प्राइमरी में 6 रुपया, प्राइमरी में 2 रुपया और मिडिल में जो जूनियर में 6 रुपये फीस लगती थी वो भी बंद कर दिया गया। एग्ज़ाम फीस लगती थी वो भी बंद कर दिया गया। यानी 6 से 14 साल के बच्चों को, यानी 6 से 14 साल का मतलब क्या हुआ कि कक्षा 1 से 8 तक उसको फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग देखें 17 वाले में आपसे पूछा जा रहा है ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं ब्रेल लिपि हो या टेप रिकॉर्डर हो, यह एक शैक्षणिक सुविधा है, एक शैक्षणिक साधन है किनके लिए, जो दोस्तों आंख से देख नहीं सकते हैं। तो आंख से देख नहीं सकते, सुन तो सकते हैं, तो टेप रिकॉर्डर काम आ जाएगा। ब्रेल लिपि क्या होता है दोस्तों? एक विशेष प्रकार के लेटर होते हैं जो डॉटेड लाइन के द्वारा बने होते हैं, जिन्हें टच करके वो लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो सुन नहीं मतलब देख नहीं सकते हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम 18 में, तो आपसे पूछा जा रहा है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है। आपके सामने कोई समस्या, आप उसका समाधान करना चाहते हो, तो पहला कदम आप कौन सा उठाओगे? तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले प्रश्न समस्या को पहचानोगे ना, बिना समस्या पहचाने कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, समस्या की पहचान। समस्या के आपके सामने पहचान हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उस समस्या का हल ढूंढने के लिए बहुत सारी तरह की कल्पनाएं विकसित करोगे। यार इसको ऐसे सॉल्व करें, ऐसे करें, इस तरह से करें। तो आप उसकी कल्पनाओं का निर्माण करोगे। आपके सामने जब कल्पना आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? आप उसका डाटा इकट्ठा करोगे, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इसका तरह तरह के डाटा आपके सामने डाटा आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आप उसका लास्ट में टेस्ट करोगे, परीक्षण करोगे। तो जैसे कोई चीज़ हमारी बन जाती है तो उसका हम लोग परीक्षण करते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा तीर के द्वारा बता दिया, पहले ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर अंत में ये वाला रहेगा। अगर आपसे क्रम पूछे तो भी आप बता लेंगे। आगे ज़रा देखें हम लोग यहाँ 19 वाले में, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने यानी इकट्ठा करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है मेरे भाई? सांख्यिकी कहलाता है। इसमें जो होता है संख्याओं को एकत्र किया जाता है, विभाजित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तुलना किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, ये सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश हम लोग स्टैटिक्स बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आया यहाँ पर तो संख्या से सांख्यिकी, तो आपको याद रहेगा ये। आगे देखें हम लोग 20 वाले में, जो आपसे पूछा जा रहा है कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो मेरे भाई किसने ये किया था, आप बता सकते हो? तो ये किया था दोस्तों, ये नाम तो नहीं दिया है दोस्तों, आप तो जानते हो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बड़ी भूमिका है दोस्तों कोहलर की, जो उन्होंने चिंपैंजी दोस्तों, चिंपैंजी जो यानी वनमानुष जो है उसके प्रयोग से दोस्तों उन्होंने किया था, उस जानवर का प्रयोग किया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ अगर हमारी आती है, कोई नई चीज़ हमारे दिमाग में आती है, तो एक आ जाती है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो धीरे धीरे नहीं आती है, अचानक याद आ जाती है, तो उसी से हमारा समस्या सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कोहलर और उनके जैसे कई और मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका यही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ 21 वाले को अगर जैसे देखें तो यहाँ आपको दिया है साथियों, ये संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो व्यक्ति संवेग जो होता है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यहाँ पर संवेग का मतलब कई बार मैं बता चुका हूँ, इमोशन होता है। इमोशन मतलब मन में होने वाले हलचल। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसने कहा था, किसने कहा था ये? तो दोस्तों यहाँ पर आपका तो पियाजे तो होंगे नहीं, यहाँ पर पियाजे तो होंगे नहीं, ये वुडवर्थ कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, जैसे आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो तो किसी को डंडा उठा लेते हो मारने के लिए, यानी लकड़ी उठा लेते हो। लकड़ी मतलब डंडा, तो वुड मतलब यहाँ लकड़ी है। आप उत्तेजित होते हो तो तुरंत लकड़ी डंडा उठा लेते हो मारने के लिए किसी को। तो वहाँ आप ऐसे याद कर लेता, यानी आपका जब वो इमोशन आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है तो आप डंडे उठा लेते हो। तो यहाँ से आप याद कर लेना। संख्या अगर हम लोग 22 वाले को देखें तो आपसे बड़ा ही अच्छा कंसेप्चुअल सवाल पूछा जा रहा है, भूलेगा नहीं कभी। देखिए जरा, थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थार्नडाइक ने एक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टिमुलस रिएक्शन थ्योरी कहते हैं। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ जो नहीं है उसको बताना है। तो आप ऐसे सवाल को मार्किंग जरूर करेंगे। तो उन्होंने बताया था सीखने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण है, अंतर्नोद है, उद्दीपक है, अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन है। तो ये तीनों बताया था उन्होंने। क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं बताया था। तो ये क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है दोस्तों? हम लोग कोई अगर घटना हमारे साथ घटती है, अगर उसमें सराहना मिलती है तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं, अगर दंड मिलता है तो हम लोग उसे कम कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं। तो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी आपके किसी भी क्रिया के तहत आपको कितना सपोर्ट और कितना विरोध मिलता है उसके अनुसार वो आगे आप उसको बढ़ाते हैं। तो यही है क्रिया प्रसूत का व्यवहार। आगे जरा देखें हम लोग 23 में जो पूछा जा रहा है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली जाने वाली भाषा से पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अर्थ विज्ञान तो है नहीं, रूप ग्राम तो है नहीं, वाक विन्यास है नहीं, ध्वनि ग्राम होता है। ध्वनि यानी बोली जाने वाली सबसे, यानी ध्वनि यानी वर्ड एक तरह का होते हैं जो क ख ग घ ये होते हैं, यही। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जिसे कॉग्निटिव हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो कॉग्निटिव का मतलब होता है दोस्तों समझ एक तरह का होता है। तो यह किस बुद्धि के सिद्धांत का है दोस्तों? तो यहाँ पर प्रतिदर्श सिद्धांत तो होगा नहीं ये होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। आगे यहाँ पर हम देखें 25 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है हमारी आदतें जो हमारी जेनेटिक हो जाती है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सोने की आदत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला है, बहुत मजाकिया है, तो ये दोस्तों मूल प्रवृत्ति होती है उसकी। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सभी प्राणियों में पाया जाता है, जन्मजात और प्राकृतिक होता है। ये मैंने बताया, सभी जीवों में ये मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। कुत्ते में भी पाई जाती है। उसकी मूल प्रवृत्ति है कि उसके बॉर्डर एरिया में अगर कोई बाहरी कुत्ता घुस गया तो उसकी जान निकाल लेगा या अपनी दे देगा, लेकिन उसको आने नहीं देगा। तो ये है, हर जीव में पाया जाता है। यहाँ देखें आपसे पूछा जा रहा है जीन पियाजे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे ने बालक एवं उनके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुल्यता को क्या कहा है? तो दोस्तों जीन पियाजे ने रिसर्च किया और बताया कि बालक और जहाँ बालक रह रहा है और उसके चारों ओर का वो एरिया यानी इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के बीच जो चलने वाली एक परस्पर क्रिया चलती है तो उसमें निर्मित समतुल्यता को कहा जाता है। वो जो एक तरह का वो बच्चा अपने वातावरण के साथ अपने आप को स्थापित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों उसे अनुकूलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने आप को वो किस तरीके से वहाँ स्थापित करता है, बैलेंस करता है। आगे अगर हम लोग देखें 27 वाले में, तो समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा जो हम लोग जानते हैं, इसके समावेशी कक्षा
या हम लोग पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, यही कभी लिख के आपके सामने आएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी का इंग्लिश में मतलब होता है दोस्तों इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सभी को एक साथ लेकर, यानी एक जो भारत सरकार का एक नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, तो एक तरह का समावेशी नारा है। तो समावेशी का मतलब चाहे जिस टाइप का बच्चा, अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो, नॉर्मल हो, सबको एक छत के नीचे एक साथ शिक्षा देना, यही है दोस्तों। सामान्य और विशिष्ट छात्र आते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, सामान्य या विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट, तो विशिष्ट का मतलब चाहे वो विकलांग हो या फिर कुछ और उनको समस्या हो, तो सभी तरह के एक ही लोग। आगे देखें 28 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र, यानी स्टैटिक्स जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या कहलाता है? जैसे हम लोग देखते पढ़े होंगे ना DI में, ऐसे होता है, यहाँ पर कुछ आंकड़े हमें दिए होते हैं, तो एक आप देखते होंगे स्तंभ के रूप में दिखाया जाता है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो ऐसे देखते हो ना, तो यही कह रहे हैं आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये स्तंभ आकृति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का आपका ए। आगे अगर हम लोग देखें तो 29 में जो पूछा जा रहा है, बिने साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है। तो बिने साइमन परीक्षण जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है? बिने साइमन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसके द्वारा क्या मापन किया जाता है? तो इसके द्वारा जो मापन किया जाता है बिने साइमन का, तो ये सामान्य बुद्धि का मापन इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सामान्य बुद्धि का, यानी उसके अंदर एक कॉमन सेंस कितना है, तो वो बिने साइमन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसे आप सोच सकते हो, बिना समान बुद्धि का हम लोग स्टेबल नहीं रह सकते, तो यही हो जाएगा आपका ये। 30 में अगर देखें तो जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा, वही समेकित शिक्षा का मतलब फिर वही बात आ गई दोस्तों, समावेशी शिक्षा। तो जिन विद्यालयों में समावेशी शिक्षा दी जाती है, उसके बालकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो यहाँ पर जो आपका दिया है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, यही हो जाएगा।